ये पढ़ें, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट। इसके एग्जाम्पल का पढ़ने से पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल, अब ये बात काफी अब डेप्थ में जानी है कि ये ओवर टाइम, पॉइंट इन टाइम, एक छोटी सी एग्जाम्पल जरा डॉक्टर साहब को जहन में लाएं जरा। डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं अपनी क्लिनिक पे और पेशेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हो जाएंगे एंटिटी जो सर्विसेज दे रहे हैं और पेशेंट्स हो जाएंगे कस्टमर। सेंटेंस दोबारा पढ़ें, एग्जांपल 2 के स्टार्ट में सेंटेंस मतलब एग्जांपल 2 के सीधा लिखा हुआ कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स। डॉक्टर साहब कस्टमर को चेक कर रहे होंगे और कस्टमर उस चेकिंग का साथ साथ बेनिफिट ले रहा होगा। ऐसे ही होगा। कोई लीगल एडवाइजर अपना मशवरा दे रहा है, आपने कोई घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप किसी लीगल एडवाइजर साहब के पास गए, वो आपको ओपिनियन दे रहे होंगे और उनका वो ओपिनियन आपके जहन में आ जाएगा और आप उससे बेनिफिट ले लेंगे। ये कुछ सर्विसेज ऐसी नहीं होती हैं नॉर्मली जो शायद फ्रिज में रखी जा सकें लेके, और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे बंदे का जरूरत पड़े बंदा फ्रिज में से निकाल के उसने इस्तेमाल कर ले। सर्विसेज नॉर्मली साथ साथ कंज्यूम हो रही होती हैं और कस्टमर साथ बेनिफिट ले रहा होता है। आपने कोई जिम ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, जिम ओनर जो है वो एंटिटी है और जो आप एज अ जिम अगर आपने ज्वाइन किया तो आप कस्टमर है। आप वहां जाके जो भी करेंगे उठाएंगे, अब साथ साथ जो फायदा उठाना आपने फायदा उठा के कंज्यूम करके घर आ जाएंगे। ऐसे ही है ना सर? तो अक्सर सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमर वर्ड्स दोबारा अपने साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट एंड सो ऑन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कभी शायद हमने इसका सोचा नहीं है लेकिन आए एग्जांपल में सोचना था। तो कहता है एन एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स मंथली पेरोल सर्विसेज टू अ कस्टमर फॉर 1 ईयर। देखिए नॉर्मल सिचुएशन तो शायद ये है कि कंपनीज के अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अगर है तो अपने एम्प्लॉयज की मंथली सैलरी, कौन सा एम्प्लॉयज है, खासकर फैक्ट्री के एम्प्लॉयज, फैक्ट्री में काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं समटाइम्स, कौन सा एम्प्लॉय किस वक्त इन हुआ किस वक्त आउट हुआ, ये सॉफ्टवेयर आजकल यूज होता है, थंब इंप्रेशंस भी, तो कार्ड्स वगैरह भी, तो इन आउट टाइम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय के पास आ जाता है तो वो हर बंदे का जितना जो रेट हो, आर्ली हो या मंथली हो, उस हिसाब से उसकी सैलरी बना देता है। लेकिन आजकल के दौर में आउटसोर्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि ये जो इस तरह की सर्विसेज हैं, पेरोल सर्विसेज, रादर देन कि अपने अकाउंटेंट्स रखें और खुद काम करें, ये इंटरनेट का दौर है तो ये अपनी वो जो इन आउट की समरी है वो किसी अकाउंटिंग फर्म को डिस्पैच कर दें, अकाउंटिंग फर्म आपके बिहाफ पे वो सारी सैलरी बना देगी कि किसकी कितनी कितनी सैलरी बनती है, वो दोबारा ईमेल कर देंगे या दोबारा इंटरनेट पे फिर वापस भेज देंगे तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ जाएगी और उसकी बेस पे सैलरीज डिस्बर्स हो जाएगी। तो आउटसोर्सिंग की भी वर्ड सुना कि आजकल प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है, तो उसको जरा ज़हन में रखें। जरा फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ें, एन एंटिटी एंटर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज और कस्टमर। अब यहाँ एंटिटी कौन है? कोई अकाउंटिंग मतलब कोई अकाउंटिंग फर्म समझ, कोई अकाउंटिंग फर्म है, सेलर है अपनी सर्विसेज बेच रही है, लेकिन कोई अकाउंटिंग फर्म है जिसने किसी कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया है कि उसकी मंथली पेरोल सैलरी प्रोसेस कर देगी उसके फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की। ठीक है, कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है? फॉर 1 ईयर मंथली, लेकिन ये सर्विस मंथली सैलरी देनी होती है एम्प्लॉयज को। द प्रॉमिस्ड पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज आर अकाउंटेड फॉर एज सिंगल, मतलब बस यही देनी है। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, अंडरलाइन करें, आप भी सोचो जरा थोड़ा सा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड in accordance with the IFRS 15 because the customer simultaneously receives and consumes the benefit of the entity's performance in processing each payroll transaction and also when each transaction is processed। अब हो क्या रहा होगा थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। अकाउंटिंग फर्म ने कोई अपना एम्प्लॉय बैठाया होगा, वो एम्प्लॉय वाइज जैसे 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 काम करता जा रहा होगा, एम्प्लॉय ये इन हुआ था आउट हुआ था, उसने भी कोई एक्सेल की शीट या सॉफ्टवेयर रखा होगा, इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इतनी मंथली बन गई है, उसने फार्मूले लगाए होंगे। और ये भी हो सकता है एक तरह की पूरी पहले शीट फाइनल हुई हो
और फिर इसे शायद भेजा जा रहा हो, लेकिन ये रियल टाइम में भी हो सकता है कि हम उनके साथ कनेक्टेड हैं और एक एम्प्लॉय का अगर डाटा हो गया तो साथ ही उन्हें ट्रांसफर हो जाए। तो हम काम करते जा रहे होंगे, साथ साथ ये चीजें शेयर होती जा रही होंगी हमारे कस्टमर के साथ, हम सर्विसेज देते जा रहे होंगे और वो इन सर्विसेज का फायदा उठाते जा रहे होंगे। तो क्या ये साथ साथ काम हो रहा होगा जिसका रेवेन्यू फिर साथ साथ रिकॉर्ड होना चाहिए? आइडियली गौर से सुने जरा मेरे वर्ड्स, आइडियली शायद हर एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस करने के बाद उस एम्प्लॉय की सैलरी को रेवेन्यू बना लेना चाहिए। एक एम्प्लॉय का अगर हो गया है उसकी दूसरा तीसरा 1500 जितने भी हैं, लेकिन डेफिनेटली इस तरह करना जरा हमारे लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हो ये साथ साथ रहा होगा, ऐसे नहीं है कि पूरे महीने के बाद जाके शायद ये अपने रेवेन्यू अर्न किए। जैसे जैसे आप ये सर्विसेज दे रहे होंगे साथ साथ आपका रेवेन्यू कमाया जा रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वर्किंग करते हुए शायद हम कोई वीकली या क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे अपना रेवेन्यू बना रहे होंगे, लेकिन हर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बाद उस ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू शायद हमारा वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हम रेवेन्यू क्रेडिट करना शुरू कर दें। इसे कोई कट ऑफ डेट जरूर लगा लेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई महीना है तो ये महीने के एंड पे सारा रेवेन्यू नहीं कमाया गया होगा, ये थ्रू आउट द मंथ कमाया गया होगा। लेकिन हर वक्त हर रोज ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की बजाय कोई हमने मंथली बेसिस पे शायद अपना रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना, साथ साथ करेंगे या एक ही दफा पॉइंट इन टाइम पे करेंगे, क्योंकि साथ साथ सर्विसेज दी जा रही हैं इसलिए ओवर टाइम करेंगे। क्यों करेंगे जरा सेंटेंस से दोबारा पढ़ें। बिकॉज द कस्टमर, कस्टमर कौन है? हम है, वो है जिसकी कंपनी नहीं, मतलब हम इस वक्त अगर एंटिटी बन के सोच रहे हैं तो कस्टमर वो क्लाइंट है जो हमसे सर्विसेज दे रहा था। simultaneously receives and consumes the benefit of the entity's performance in processing each payroll transaction as and when the transaction is processed। कुछ वर्ड्स क्लियर समझ आ गई मेरी बात? तो therefore the entity recognize revenue over time by measuring progress towards complete satisfaction of that performance obligation by using any of the method available in IFRS 15। पिछले पेजेस पे भागते रहे। अगर प्रोग्रेस मेजर हो रही ओवर टाइम, अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ओवर टाइम तो फिर आपको प्रोग्रेस मेजर करनी पड़ती है। तो ढूंढ के बताएंगे कहाँ ये बात हुई थी। तो प्रोग्रेस मेजर करने के मेथड्स हैं सर, पेज नंबर 14 पे जाएं जरा। मेजरिंग प्रोग्रेस वाली ये जो स्टोरी है कब एप्लीकेबल होती है? when the progress, when the revenue is to be recognized at a point in time या over time। तो कौन कौन से मेथड्स पे यूज किए जा सकते हैं? इनपुट भी किया जा सकते हैं, आउटपुट भी किया जा सकते हैं, और आउटपुट में भी चार में से कोई किया जा सकता है और इनपुट मेथड भी कोई किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स यहाँ वो ये कहना चाहता है कि प्रोग्रेस आपकी क्योंकि साथ साथ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आप अपना रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ, और फिर रेवेन्यू साथ साथ रिकॉर्ड करने के लिए आप कोई इनपुट आउटपुट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो इसमें मेन वर्ड जरा कुछ अंडरलाइन कर लें। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है फर्स्ट लाइन तो शायद आपको समझाने के लिए थी, लेकिन द मेन द स्टोरी इज इन सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के एंड से। ये जरा 4 लाइनें, 1 2 3 हो जाएंगे शायद, और अंडरलाइन करते हुए पढ़ें जरा दोबारा। ये सभी लिखना पड़ता है ये वर्ड्स, जब तक आपके सिनेरियो के आंसर में ना हो तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने पढ़ा हुआ या नहीं। और अब ये अनफॉर्चुनेटली अब याद करने वाली भी चीजें हो गई हैं, तो प्लीज ऐसा ऐसा जरा पढ़ के जरा। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज satisfied over time। क्यों? इन अकॉर्डेंस बाय IFRS 15। क्यों? बोले बोले बोले। कस्टमर रिसीव्स simultaneously क्या मतलब साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स? हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो फायदा उठाई जा रहा है। सर्विसेज दे रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब सर्विसेज दे रहे हैं, मरीज साहब जो भी फायदा उठाना चाहते हैं उठा लें। डॉक्टर साहब अपना फीस का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बात बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली तो तभी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट से 1000 रुपया फीस लेनी डॉक्टर साहब ने, वो यकीनन अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग कस्टमर जब जाएगा उठ के तब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो मुसलसल रेवेन्यू अर्न कर रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट उन्होंने बैठा के अपने पास सर्विसेज दी हैं तो हर लम्हे बाद उनका 1000 उनसे नजदीक आता जा रहा होगा।
लेकिन हर लम्हे अगर रेवेन्यू क्रेडिट करना शुरू कर दें तो इतने अकाउंटेंट रखने पड़ जाएंगे जितने शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब अचानक उन्होंने 1000 नहीं कमाया, ये प्लीज मेरे वर्ड जरा समझ, अचानक नहीं कमाया 1000 कमाया उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस डेफिनेटली फाइनली हम 1000 को रेवेन्यू इकट्ठा बना लेंगे, लेकिन वो कमाया कैसे जा रहा है? साथ साथ कमाया जा रहा है। क्या मतलब साथ साथ? अचानक या साथ साथ? क्या मतलब अचानक? एग्जाम्पल 3 नहीं, पैसे जब मिलेंगे तब रेवेन्यू कमाएंगे। डॉक्टर साहब तो यही समझ रहे होंगे, लेकिन अगर हम वहां अकाउंटेंट बैठे हैं और पेशेंट साहब जाते हुए कह के डॉक्टर साहब पैसे तो है नहीं, कल ले लीजिएगा, मैंने कौन सा एकदम में ठीक हो जाना आपकी सर्विसेज की वजह से, तो फिर रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देंगे सर। नहीं मतलब नहीं ओवर टाइम तो है, लेकिन मतलब साइमल्टेनियसली कंज्यूम्स एंड रिसीव एक वर्ड है, मतलब उसका थोड़ा सा समझाने के लिए जरा बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत ऑनलाइन जमाना है, लेकिन अगर ऑनलाइन जमाना एक सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो ये जो कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट्स हैं, ये कॉलेजेस जो फीस देते हैं स्टूडेंट्स, वो कॉलेजेस के अगर एंगल से देखें आप, तो क्या वो भी साथ साथ रेवेन्यू कमाया जा रहा है? एट अ पॉइंट इन टाइम कमाया जा रहा है या वो टाइम कमाया जा रहा है? साथ साथ कमाया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि नौजवानों के पास ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो साथ साथ कोई बेनिफिट नहीं ले रहे। वो बेनिफिट इंशाल्लाह अचानक किसी एक लम्हे में ले लेंगे। एक लेक्चर गया तो अगर एक सेकंड के लिए हम आप हजरात की तरफ आ जाए जो ऑनलाइन जमाने में नहीं है, तो आपने जो भी फीस दी है, फॉर एग्जांपल अगर उसे सपोज 100 लेक्चर्स में डिवाइड कर लिया जाए, तो उन 100 लेक्चर्स में से जो आज इस वक्त लेक्चर हुआ है, तो 1 घंटा 35 मिनट अगर उस लेक्चर की फीस को सामने रखा जाए, तो उसमें से कितना रेवेन्यू कॉलेज वाले कमा चुके हैं? आज के मुताबिक 1 घंटा 35 मिनट का कमा चुके हैं, और अभी भी कितना कमाना है उन्होंने। इसीलिए आपको बुलाया है, आपको तंग करने के लिए कि रेवेन्यू कमा लें हम। एग्जाम्पल 3, assessing whether a performance obligation is satisfied at a point in time or over time. चलें सर, once again English का टेस्ट स्टार्ट। An entity is developing a multi-unit residential complex. Let's assume कोई प्लाजा बनाया जा रहा है। अच्छा, प्लाजे भी शायद अब बड़े हो गए माशाल्लाह, आपको मेरे से ज्यादा पता होना। प्लाजे भी एक तो होते हैं जिसमें ये शॉप्स वगैरह होती हैं, लेकिन एक रेजिडेंशियल प्लाजे भी होते हैं जिसमें अपार्टमेंट्स वगैरह, तो अपार्टमेंट्स, रहायशी अपार्टमेंट्स जरा ज़हन में रख के पड़ेगी। एक प्लाजा है जिसमें रहायशी अपार्टमेंट्स है। एन एंटिटी इज डेवलपिंग मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। रहायशी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी यूनिट मींस बहुत से उसमें अपार्टमेंट्स हैं। A customer enters into a binding sale agreement, binding sales contract with the entity for a specified unit that is under construction. प्लाजा अभी बन रहा है, कोई कस्टमर साहब आए हैं और उन्होंने किसी खास अपार्टमेंट के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। ये ठीक है मेरी ट्रांसलेशन? कस्टमर एंटर इनटू बाइंडिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटिटी। यहाँ कौन होगा? कंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्लाजा बना रही है। स्पेसिफाइड यूनिट मीन सारे अपार्टमेंट्स नहीं, कोई एक खास अपार्टमेंट जो अभी बन रहा है। ईच यूनिट हैज ईच, अब यूनिट यहाँ क्या मतलब है, क्या है? अपार्टमेंट हैज सिमिलर फ्लोर प्लान and is of similar size, but the other attributes of the units are different. For example, location of the unit within the complex, floor plan same है, size same है, लेकिन अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे अपार्टमेंट सेम लोकेशन पे हों। कोई फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, कुछ सेकंड फ्लोर पे होंगे, कुछ सेकंड फ्लोर में कोई मशरिक की तरफ होगा, कोई मगरिब की तरफ होगा, कोई शमाल जनूब की तरफ होगा। तो क्या तो डिफरेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या सेम है? फ्लोर प्लान सेम है, साइज सेम है, लेकिन जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कौन सी एग्जांपल आई है? लोकेशन ऑफ द यूनिट विद इन द कॉम्प्लेक्स, वो डिफरेंट। अब यहाँ तक एक कॉमन सिनेरियो है कि एक मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, एक कस्टमर साहब आए हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी स्पेसिफिक यूनिट का, और कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। केस ए, टेस्ट योर इंग्लिश।
अच्छा है सिंपल, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, a customer pays a deposit upon entering into the contract, and the deposit is refundable only if the entity fails to complete construction of the unit in accordance with the contract. कस्टमर साहब ने डिपॉजिट दी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते ही, और डिपॉजिट उसे रिफंडेबल है, लेकिन कब? अगर एंटिटी फेल कर हो जाए और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री है। द रिमाइंडर मींस बकिया, सारा तो नहीं दे रहा ना, डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल 10% अगर दी है तो रिमाइंडर मींस 90% of the contract price is payable on completion of the contract when the customer obtain physical possession of the unit. बाकी कब उसने देना है? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मींस यूनिट पूरा हो जाएगा और उसे फिजिकल पोजेशन मिल जाएगा, चाबी उसे दे देंगे, ये नहीं जी आपका हुआ, फिर वो रिमेनिंग का भी लायबल होगा। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट, द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द, भाग जाए, रास्ते में भाग जाए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे, इधर उधर गायब हो जाए, तो हमारा सिर्फ राइट क्या होगा कि हम जो 10% या 15% जो भी डिपॉजिट मिला है वो हमारा होगा, बाकी फिर हम नहीं मांग सकेंगे। अब डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, entity determines whether its promise to construct and transfer the unit to the customer is a performance obligation satisfied over time. अब देखें प्रैक्टिकली एक अकाउंटेंट को ये सब कुछ करना होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले तो ये सोचना होगा। अब वो सोचेगा ये कि क्या ये कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, इसका जवाब वो खुद देता है। The entity determines that it does not have an enforceable right to payment for performance completed to date. क्या मतलब परफॉर्मेंस completed to date? पढ़ के आराम से नहीं, the entity determines it does not have an enforceable right, हमारे पास अभी ये enforceable right नहीं, हम नहीं मांग सकते, to the payment for performance completed to date, मतलब अगर 70% काम हो गया तो क्या हम मांग सकते हैं? कब मांग सकते हैं? बाकी जब काम पूरा होगा। तो टू डेट, अगर किसी एक डेट पे खड़े होकर सोचा जाए और काम पूरा नहीं हुआ, तो हम टू डेट जो पैसे हैं वो अभी राइट उसका रिसीवेबल का नहीं रखते, because until construction of the unit is complete, the entity only has the right to deposit